दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतरीन मजबूती के संकेत और सेंचुरी मार्कर खुलने की तैयारी में एक बार फिर से है एसजीएक्स निफ्टी। हफ्ते के आखिरी दिन रिकवरी होगी, कितनी टिकाऊ, या फिर रहेगा फिर से उतार चढ़ाव और आएगा बिकवाली का प्रेशर। ढेर सारे सवाल हैं आपके मन में, मिलेगा जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, अच्छा लगता है कि वीकेंड सेशन पर एटलीस्ट शुरुआत में तो मूड अच्छा बना रहे। एक्चुअली दीप, मैं ना थोड़ा सा रिव्यू कर रहा था, पीछे मुड़कर देख रहा था कि 4 दिन भले ही बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन ये 4 दिन अच्छे थे। हाँ, क्योंकि डल दिनों से बेहतर है कि कुछ ना कुछ एक्शन हो। और आज भी एक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक एक्शन हम मिस करेंगे, बाकी सारा का सारा हम कवर करेंगे। कौन सा मिस करेंगे? 1:30 बजे वानखेड़े, हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। हमारे यहाँ और ना देखना, और हमारे तो ऑफिस के ऑस्ट्रेलिया को देखने का मजा अलग है, जबरदस्त आता है। विल मिस दैट एक्शन। अगर मतलब 2020 होता तो बाजार खत्म होने के बाद जा भी सकते हैं। अब 1:30 बजे आपके मजबूत कंधों पर पूरा क्लोजिंग शो का भार डालकर मैं जाना नहीं चाहता, नहीं तो इच्छा बहुत है। तो इसके अलावा जो एक्शन है, आइए उस पर नजर डालते हैं। आज कहाँ आपकी होनी चाहिए नजर, क्या है बड़े ट्रिगर्स। अमेरिका में शानदार रिकवरी आती दिखी है, 450 अंकों की बड़ी छलांग लगाई और नैस्डैक तो ड्रीम रन में चल रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसका जिक्र हमने 4 दिन पहले की यहाँ पर मुश्किलें हैं, 60% स्टॉक घटा भी था उसके बाद, और $30 बिलियन की मदद के लिए अमेरिका के 11 धुरंधर बैंक आए हैं सामने। एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मार्कर मजबूती के साथ, और रक्षा खरीद के सौदों को मंजूरी मिली है सरकार की तरफ से। लेकिन इस बीच एक और बड़ा ट्रिगर जो है वो आज टीसीएस भी है, जिसके एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन साहब ने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, तो टीसीएस पर तो सर चर्चा करनी ही है। बड़ा एक्शन है, हमारी आईटी कंपनीज भी फोकस में रहेंगी, बैंक्स पर भी फोकस करना है सर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। आइए एक बार जरा आज की जो ग्लोबल ओवरनाइट हैंडओवर है वो पहले डिस्कस कर लिया जाए। एक हफ्ता हुआ, एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले, यही फ्राइडे था जब हमें पहली बार पता चला कि सिलिकॉन वैली बैंक नाम का कोई बैंक भी है यूएस में, ठीक है। और फिर फ्राइडे इवनिंग को वो सरकार के कंट्रोल में भी आ गया। लग नहीं रहा है कि सिर्फ एक हफ्ते का ही एक्शन है। जिस तरह से एसवीबी हो गया, सिग्नेचर हो गया, सिल्वरगेट हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, और अब ये फर्स्ट रिपब्लिक हो गया। 5 बैंक्स की खबर हमने पिछले एक हफ्ते में बचाई है। पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग तरह की चीज यूएस में हुई है। बाकी यूएस के बैंक्स इसे बचाने के लिए अब सामने 2 चीजें हैं दीप इसमें। एक तो जहां तक कितनी इंपॉर्टेंट होने का सवाल है, अनडाउटेडली किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो बाजार इस वक्त वैसे मूड में नहीं है कि बहुत बुरी खबरों को बर्दाश्त करें। लेकिन जहाँ तक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का सवाल है, पिछले हफ्ते ही इस सोमवार को ऑलरेडी 60% घट चुका था। और पिछले वीकेंड पर ही बातें हो चुकी है। और मुझे याद है कि पिछले वीकेंड पर फ्राइडे को जब मैं फ़ोन पर मंडे को जब मैं फ़ोन पर कह रहा था तो मैं कह भी रहा था कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की भी बातें चल रही हैं, और बैंक आ सकते हैं, उनका नंबर हो सकता है। तो थोड़ा अंदाजा था। और जो 850 छोटे बैंक हैं अमेरिका में, उनमें से 2-5 जो बड़े ज़्यादा मुसीबत में नजर आते हैं, उनमें फर्स्ट रिपब्लिक का नाम था। तो ऐसे नाम उसका आगे आना बड़ी बात नहीं है, अननोन बात नहीं है, कुछ हद तक आइडिया था। लेकिन क्या हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती दिख रही है अमेरिका में। पहली चीज़ तो अमेरिका के लिए आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में हुआ, येस बैंक मोमेंट है। सिमिलर सिचुएशन हमारे यहाँ हुई थी 3 साल पहले, जब येस बैंक को लेकर समस्या हुई। येस बैंक में कई सारे हमारे 8-9 बैंकों ने मिलकर, जिसमें एसबीआई ने लीड किया, लगभग 80% हिस्सेदारी खरीदी और उन्होंने पैसा डाला। करेक्ट। सो वो एक उसी तरह का काम इस बार अमेरिका के बैंक्स ने किया है। अब सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिकी सरकार चाहे इलेक्शन की वजह से हो, चाहे इकोनॉमी को बचाने की वजह से, कमर कस के खड़ी है। अमेरिकी फेड को पता है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान पैसा है, या तो पैसा सिस्टम में डाल दो, या जो भी मुसीबत में उसको लिक्विडिटी दे दो, या उसको भरोसा दे दो जो डिपॉजिट वाले हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर हमने इतना बोल दिया तो उसी में बच जाएगा। लेकिन तीसरी और नई चीज जो अमेरिका में हुई है कि 11 बड़े बैंक मिलकर $30 बिलियन दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्यों दे रहे हैं, इनका क्या लेना था, भाई भतीजा तो है नहीं। तो इनके देने के पीछे वजह है कि सब बड़े बैंकों को एक समझ में आ रहा है कि देखिए, कोई भी कितना ही बड़ा बैंक क्यों ना हो, अगर एक साथ सारे डिपॉजिट होल्डर्स ये सोच ले कि हमें पैसा निकालना है, तो बड़े से बड़ा बैंक डूब जाएगा। इवन अमेरिका और भारत की सरकार भी डूब सकती है अगर सारे के सारे उनके जो बिल्स या फिर उन्होंने बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किए हैं, उनके सारे के सारे लोग पैसा मांगने आ जाए कि हमें तो चाहिए, दो जी।
तो वो हो ही नहीं सकता। सो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर सब मिलकर $30 बिलियन डालें, जो कि उनके लिए मतलब चने मूंगफली जैसा है, राइट, तो उनके लिए $30 बिलियन बड़ी बात नहीं है। अगर $30 बिलियन डालने में अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिलने से बच जाए तो बुरा क्या है? क्योंकि नहीं तो होगा क्या, आपके यील्ड्स, मार्क टू मार्केट लॉस, जो भाव घटेंगे एकदम तेजी से बॉन्ड्स के, सबको मार्क टू मार्केट लॉस, $30 बिलियन बचाने के चक्कर में $1 के लॉस लेने पड़ जाएंगे। आपने देखा ही ना, एसवीबी का मामला इतना छोटा, $250 बिलियन का मार्केट कैप उड़ गया सारे बैंकिंग सिस्टम का। बिल्कुल, राइट। सो ये समझ में आ रहा है कि छोटा नुकसान ले लेना ठीक है, बड़े नुकसान को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंकों ने ऑन एन एवरेज $3 बिलियन हम 3 साल 5 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ कर देंगे। यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा हर बैंक का। करेक्ट। सो ये एक सेंसिबल काम किया है अमेरिका के बैंकों ने, और फेड ने समझा दिया, देखो भाइयों, सिर्फ हमारा काम नहीं है बैंकिंग सिस्टम को बचाना, डॉक्टर का पेशेंट को बचाना, लेकिन पेशेंट भी तो अपनी तरफ से कुछ करे, है ना। पेशेंट बोले मैं तो दवा भी नहीं खाऊंगा, राइट, आपके वो सिरिंज लगा रखी तो मैं निकाल के फेंक दूंगा, तो वो नहीं बचेगा ना भाई। तो अमेरिका के फेड ने बैंकों को समझा दिया कि भाइयों देखो, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करो, क्योंकि अगर 4 बैंक डूबे तो तकलीफ सबको आएगी, बड़े को भी आएगी, छोटे को भी आएगी, और ये बात उनको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ तक सब ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अब इसको तो बचा लिया, और कितने आएंगे, कितने को बचाएंगे ये नहीं पता। Exactly, sir. So, अब अगर एक आया, 2, 3, 4, 5 आए, तो ताकत भी तो चाहिए इनकी भी बचाने की। भाई 30 बिलियन डाल दिया, 30, 25, 50 और डाल दें, 100 और डाल दें, अनाप शनाप पैसा थोड़ी है डालने के लिए इस तरह से। एंड ऑफ डे उन्हें भी तो अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना है। करेक्ट। सो अगर आगे बुरी खबरें ना आए तब तो ये बहुत ही बढ़िया किया है इन्होंने, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बस यही रुक जाए या एक आध और छोटा मोटा आ जाए तब ठीक है। सो इशू ये है कि बचाने का प्रोसेस और एक्शन फास्ट हो रहा है, सबकी तरफ से हो रहा है, यहाँ तक सब ठीक है। नई बुरी खबरें ना आए, बस हो जाइए। वीकेंड आ रहा है सर, डर लगता है। वो पता नहीं हमें, देखो वो फ्रेंकली हो सकता ना भी आए, कि भाई सबको समझ में आ रहा है। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं कोई बैंक में डिपॉजिट होल्डर हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में तो आएगी ना कि देखो सरकार भी बचा रही है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी बचा रहा है और अमेरिका के बड़े बैंक भी बचा रहे हैं, तो इसमें पैनिक क्यों करो? सबने कदम उठाए हैं, सब कदम कर रहे हैं, पैनिक मुझे भी पैनिक नहीं करना है, मेरा भी इस बीच में पूरा कंट्रीब्यूशन यही कि मैं पैनिक ना करूँ। करेक्ट। सो वो प्रोसेस भी हो सकता है और उसमें आप बच भी सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को असेस करने की, उसे सुधारने की, कहाँ क्या क्या कमियां हैं उसे चुस्त दुरुस्त करने की बड़ी ज़रूरत है। उस लिहाज से अगले 3-6 महीने मामला बड़ा सीरियस है अमेरिका के लिए। मतलब एक बार कि आप बैंकिंग सिस्टम के संकट को रोक लोगे, लेकिन बैंकों को साफ करने की जो प्रोसेस है, बैलेंस शीट क्लीन करने की प्रोसेस है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच को ठीक करने की जो जरूरत है, उसमें वक्त लगेगा, 3-6 महीने का लगेगा। सो अपने एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ बैठकर उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि भाइयों अब और कोई नया मामला मत लेके आना, जो है एक साथ आ गए, बात खत्म, अब यहीं पर रुक जाओ। और अगर कोई आए तो छोटा मोटा आ जाए, ठीक है, बड़ा ना आए, बस यही से। सो आई थिंक एक ये बढ़िया सेंसिबल काम जो किया अमेरिका के बैंकों ने, वो ये कि बड़ा नुकसान लेने के बजाय छोटी सी मदद करके कोशिश किया, हो सकता है फर्स्ट बैंक बच जाए और पैसा वापस भी आ जाए, हो सकता है ना। आज फॉर एग्जांपल यस बैंक में जिन बैंकों ने पैसा डाला, ऐसा तो नहीं उनकी कैपिटल डूबी हुई है, आज भाव से तो ऊपर ही है। सो इसलिए हो सकता है इनका भी पैसा बच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वापस भी मिल जाए वक्त के साथ। हमारे आरबीआई ने एग्जांपल दिया था कि ऑलमोस्ट 3 साल पहले इसी समय यस बैंक का रेस्क्यू ऑलमोस्ट ऐसी तरह 100%। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि यस बैंक का ये जो फॉर्मूला निकला, लेट निकला था, क्योंकि तब तक यस बैंक का काम हो चुका था काफी। इन्होंने डूबने के पहले ही तुरंत ही कर दिया, राइट। सो अनडाउटेडली सीखे तो हमसे ही हैं, हम ये क्रेडिट तो ले सकते हैं कि हमारे यहाँ आरबीआई ने जो एक्शन उससे काफी हद तक ये सीखे होंगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं लगता। और चलो नहीं भी सीखा हो कोई बात नहीं, कोई किसी से सीखे क्या फर्क पड़ता है, काम अच्छा करना चाहिए। सो अमेरिका में काम अच्छा हुआ है, कम से कम ये कह सकते हैं, ये बढ़िया चीज है। चलिए, तो ये अच्छी चीज हो गई कि एटलीस्ट फॉर द मोमेंट जो बैंकिंग संकट था उसे कंटेन करने के बड़े कदम आ चुके हैं। यूरोप से भी हमने देख लिया सर, क्रेडिट स्विस स्टेबलाइज हो गया, इंटरेस्टिंग चीज हो गई। एक छोटी चीज मेंशन करना, क्योंकि हम डेली बेसिस जारी लेते हैं की एक्सपेक्टेशन, 2 दिन पहले 80% 1/4 मांग रहे थे, कल 50% 50-50 हो गया था, आज फिर से 80% 1/4 पर आ गया। ये चलेगा दीप, अपने कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने, अपने मालूम को जो होना। आप कल देखिए, कल ईसीबी बढ़ा दिया,
वो Yes. और भाई साहब बोल क्या रहे हैं कि अमेरिका के बैंकों को वो समझे, एग्जैक्टली वो जाने हमारा लेना नहीं, डूबने लगा Correct. ऐसा हम अमेरिका के दुख में दुबले हो रहे हैं, हम Yes. ब्याज दरें बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। सो कि आप ग्लोबली, बट एनीवे समझ में आ रही है ईसीबी के कहने का जो मतलब था कि उन्होंने ब्याज दरें आधा % बढ़ा दी। अब ऐसे मामले में आप आधा % बढ़ा रहे तो जस्टिफाई तो करना है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है बैंकों की जो निपट जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हमारी महंगाई है जिसको हमें ठोकना है। तो महंगाई को नीचे लाने के लिए वो अभी कोई मतलब अपने काम में ढिलाई लाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने आधा % बढ़ाकर उसको ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम पर असर, इसलिए हम आधा % बढ़ा रहे हैं। असर सब पे आता है, ये ग्लोबल इकोनॉमी है, एक का असर आता है। कब आता है फर्क इतना, उसको ज़्यादा नहीं है आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो ठीक है, मामला वही है, अब नहीं जाए वो भी ठीक है सर। एक चीज़ अमेरिकी बाजारों के लिए कहना चाहता हूँ, एक दो बढ़िया दिख रही है अमेरिकी बाजारों में दीप। एक तो ये कि अमेरिका में खराब खबरें आ रही है, लेकिन खराब खबरों के अमेरिका अच्छी खबरों पर रिएक्शन कर रहे हैं, ये एक बढ़िया बात है। दूसरी बात, अगर आप सुधारना है तो जरा नैस्डैक को देखो। पिछले 6 दिनों में नैस्डैक के लिए ड्रीम रन टाइप सिचुएशन है, क्योंकि बढ़ती तेजी रहा है और चौथे दिन बंद % की तेजी बना रहा है। तो नैस्डैक तो एक तरह से अच्छे बुल, और मुझे याद है, आपको ध्यान हो 15 जून के आसपास तब हमने कहा था कि नैस्डैक में आपका ETF ये % नीचे था। मुझे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है डाउ से, टेस्ट कर रहे हैं पर ये अच्छी खबर, जितना गिर नहीं रहा है कॉन्फिडेंस बन रहा है, और ये बॉटम बनने की प्रोसेस जो 1-2 दिन ज़्यादा 22 तारीख तक चले, लेकिन ब्रॉडली बाजार उतने खराब दिख नहीं रहे। खाली एक ही रिस्क है दीप, जो किसी को पता नहीं कि क्या कोई और बुरी खबरें आ सकती है। ये अपना अपना असेसमेंट है। कई लोग मानते हैं कि 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, बाद में बहुत बुरी खबरें आई, पहले सबको लगा नहीं होगा, नहीं बहुत कुछ हो गया। और बहुत लोग मानते हैं 8 से जो है पूरी दुनिया ने, स्पेशली अमेरिका, वो इस बार ऐसा। अब आप किस कैंप में हैं वो आपके पर डिपेंड करता है। शॉर्ट है तो आपको लगेगा 2008 है, लॉन्ग है तो आपको लगता है ठीक हो जाएगा। क्या होगा इसका जवाब एक्चुअली किसी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज जो 2008 और अभी में बड़ा फर्क है वो ये है कि तब हम कम समझदार थे, आज ज्यादा। तो अमेरिका की सरकार को करना क्या है आज ये पता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में हमें नहीं पता का मुकाबला कैसे करना है, 2023 में अगर तो ऐसा नहीं होगा। अगर वापस आता है तो नुकसान तो होगा जो करेगा, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो जाएगा और कम से कम। ये फर्क है आसान भाषा में आपको समझने के लिए। तो 2008 और 2023 में ये बड़ा फर्क है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है और हमें ये समझ में आता है कि इस तरह के मामलों को निपटना कैसे है। मामला बहुत ही बड़ा, ऐसी वेव आ जाए जो ब्लैक फंगस से ज़्यादा वाली हो, तब करेक्ट इसको पता नहीं है। अभी काफ़ी कुछ हम समझदार हो गए, हम समझ। ठीक है सर, हमारे बाजारों के लिए भी बात करनी है, बट उससे पहले क्योंकि आज थोड़ा स्टॉक्स पर एक्शन आ सकता है, टीसीएस की बात करते हैं सर। ये क्या हो गया, मतलब 4 साल पहले आई डोंट थिंक, क्योंकि टीसीएस की हिस्ट्री में एक चीज जो मानी जाती है वो टॉप मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी मानी जाती है। तो जो 4 साल पहले अपने कार्यकाल से रिजाइन कर रहे हैं, हालांकि 6 महीने ट्रांजिशन पीरियड है, तो काल बढ़ा भी था 5, तो ऐसा कहीं कोई दूर तक संकेत राजेश छोड़कर जाएंगे। हालांकि में स्टैंड अलोन इसको देखें, लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, और टीसीएस ने ग्रोथ की है कैप के लिहाज से भी। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप ग्रोथ दूसरे स्पेशली इन्फोसिस के सामने कंपेयर करें तो जाहिर से उतनी दमदार ग्रोथ नहीं थी जो चंद्रा में थी। सो कई बार ये होता है कि एक मैनेजमेंट को आप चंद्रा सर को और राजेश गोपीनाथन साहब को एकदम वैसा, वो तो आइकॉनिक लीडर है, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से टफ एनवायरनमेंट में अच्छा ही काम किया। लेकिन बड़ा सवाल कि 2 चीजें, एक तो टीसीएस का स्टॉक क्या करेगा। अब टीसीएस के जो नए आपके वासन साहब, तो मेरा ये समझना है कि बहुत ज्यादा चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। उसके 2 बड़े कारण।
साल से टीसीएस में Yes. तो उन्होंने Insider लंबा है। समय बिताया तो उनको पता है तो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगा जी। उन्हें कुर्सी और कैबिन ही बदलनी है हाँ काम उन्हें आता है कल्चर उन्हें पता है जी। उन्होंने भी चंद्रा सर के साथ काम किया हुआ सी इसमें की क्या है की ये है कि जो चंद्रा सर ने बनाया है चंद्रा सर से मेरा मतलब है टाटा सर ने जो पहले टीसी बनाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया रामादोराई सर के बाद में जो बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आया एक आउटसाइडर सीईओ के तौर कहते हैं नई एज में लेकर गए नई एज में लेकर तो इसलिए और इसीलिए वो टाटा सन्स के चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठे हैं और उन्होंने जिस तरह से ग्रुप को टर्न अराउंड किया काबिले तारीफ है तो कृति वासन साहब ने भी उनके साथ लंबा वक्त बिताया है तो वो थॉट प्रोसेस और कल्चर है सो आई थिंक टीसीएस की लेगेसी को वो आगे बढ़ा पाएंगे और हो सकता है अब जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। हो सकता है वो राजेश गोपीनाथन से बढ़िया काम करे अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि राजेश गोपीनाथन साहब नहीं उन्होंने क्यों कर सकते उसकी दो वजह एक उन्होंने ज्यादा लंबा समय टीसीएस में बिताया और दूसरा जो कामकाज अभी वो और बड़ा बिजनेस वहीं से आ रहा है ठीक है और तीसरी बात राजेश गोपीनाथन और अपनी एक्सपर्टाइज के तौर पर सीएफओ थे फाइनेंस आईटी कंपनी में कुछ करना ही नहीं होता क्या करना होता है खाली ट्रेजरी आ रहा है पैसा आ रहा है ठीक ठाक जगह लगाना है हेजिंग वेजिंग की इनकम को क्या काम है क्योंकि आईटी में जो सपोर्ट है वो आपका बिजनेस मैनेजमेंट क्लाइंट सेल्स मार्केटिंग या फिर पोस्ट पे जाए तो टॉप पोस्ट पे जाना ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्चुअली हेजिंग जो बचा हुआ है उसको या तो डिविडेंड में वापस देना है उसको राइट सो कोर बिजनेस की जो स्ट्रेंथ चाहिए वो कृति वासन साहब के पास है इसलिए मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ अब रहा सवाल स्टॉक का अनएक्सपेक्टेड मूव आया है और गोपीनाथन साहब के समय में टीसीएस ने अच्छा काम किया एक बार टीसीएस नीचे खुलेगा भी और अच्छा खुलेगा हाँ इसलिए एसजीएक्स निफ्टी में ये कितना पाता है टीसीएस एक्स टीसीएस तो ठीक है लेकिन मेरा ये समझना है दीप की टीसीएस खुलना चाहिए कहीं कहीं फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से एक बार 2900 वहां पर खुलना चाहिए उस रेंज में खुलना चाहिए 2950 से 3025 की रेंज में फ्यूचर में खुलना चाहिए और अगर 2850 2925 की रेंज में 75 की रेंज में आता है तो टीसीएस आपके लिए एक बढ़िया बाय होगा नोट कर लीजिए मैं कैश लेवल ही देता हूँ ज्यादा बढ़िया रहेगा 2850 2875 ये नोट कर लीजिए रेंज में आता है तो आज आपको टीसीएस लेना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई खराबी नहीं है कोई बुरी चीज नहीं है और अगर मैनेजमेंट बदल रहा है तो कैपेबल आदमी ही आ रहे हैं अंदर से ही आ रहे हैं ज्यादा बिजनेस पर पकड़ वाले लोग आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बढ़िया है और अगर घटेगा इसमें कोई डाउट नहीं 4-5% तो हाँ 4-5 थोड़ा ज्यादा भी घट जाए कोई लोगों को लगे कि अरे ये क्या मुझे लगता है आज आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ लेना चाहिए हो सकता है 2950 3020-25 की रेंज में खुले वहाँ से नीचे ना आए तो ना आए लेकिन अगर इस रेंज में आपको छोड़ना नहीं समझ गया बहुत क्लियर कट बाय है चलिए तो अभी मौका भी है एक बार रिएक्शन होने दीजिए आज अच्छा हमारे बाजार फिर क्योंकि अब ग्लोबली थोड़ी स्टेबिलिटी आई है हालांकि आज हमारा आईटी एक्शन में रह सकता है कैसे समझना है क्योंकि कल कुछ नेगेटिव नहीं था थ्रू द डे एटलीस्ट क्रेडिट स्विस की भी संभलने की बात आ गई हम कल जो नेगेटिव सेंटिमेंट थ्रू द डे बना रहा कल के दो चीजें हुई है आपके कन्विक्शन का इम्तिहान और इस इम्तिहान सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का ऊपर बंद होना मतलब लगभग फ्लैट है यानी कि दोनों के कन्विक्शन में कमी थी दोनों किसी भी एक तरफ क्लियर कर रहे लेकिन कल के सेशन में एक बहुत बढ़िया बात हुई तेजी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया बात है भारी उतार चढ़ाव के बीच में दो लेवल आपको स्क्रीन पे ऐसे नजर आएंगे जो आपको चाहिए थे राइट मैं आपको याद होगा मैं लगातार कह रहा था 16750 16850 आएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और वहां पे लेना ही लेना कल का लो 16850 था तो उस जोन को जहां टेस्ट करके एक बार अपने करेक्शन को पूरा करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है वहां तक एक बार तो पहुंचे तो 16850 आज ही मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है की वजह से आता है नहीं मार्केट अलग है टीसीएस अगर मार्केट का बड़ा दिग्गज है और बड़ा गिरावट दिखा दे
तो हो सकता है एक बार आपको चढ़ने में मुश्किल आए, लेकिन अगर खाली टीसीएस के अलावा बाकी सब भाग जाए, मैनेजमेंट हो जाए, तो वापस नीचे ना आए। तो समझ 750 का करेक्शन मार्केट ने पूरा किया। 38,450, 38,625, आपको याद होगा 3 दिन से हम कह रहे थे इस रेंज पर आने पर अपना करेक्शन पूरा करेगा, और कल का लो एग्जैक्टली 38,625 का बैंक निफ्टी का है। सो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ने काफी हद तक अपना काम कर दिया। आज आईटी दब सकता है टी से, तो आज अब बैंक चलेंगे, रिलायंस रिकवर करेगा, कुछ और सेक्टर हैं जो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑटो हो सकता है रिकवरी दे, लेकिन ओवरऑल मेरा ये मानना है कि कल के सेशन में जो हुआ है अच्छा हो। अब आज एक स्ट्रेटजी में अपने बदलाव करना है। अच्छा, हाँ, अब ये करना है कि जब तक कल के लोज नहीं टूटते हैं, उसका मार्केट है, डिप्स हो गया, बायोन डिप्स आज के लिए बायोन डिप्स का मार्केट है। और अगर आज नहीं ताकत दिखाया, धुलाई हो गई, पिट गए, तो फिर ठीक है भाई, गलत हो गए, कहीं कहीं कोई न कोई डायरेक्शनली कॉल तो लेना पड़ेगा, किसी न किसी लेवल पे तो करना ही पड़ेगा ना, खरीदना है। तो मैं आज खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस कल का लो है 38,600, 16,850। इसके नीचे जाएंगे तो ही मूड खराब करना है। अब उसमें 150-200 पॉइंट की जगह जो भी है, 150 पॉइंट की जगह निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की जगह है, तो है। अब इतना तो इस तरह के मार्केट में ये रिस्क लेके आपको चलना पड़ेगा। सो आई थिंक अब हम तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आज चीज़ के ऊपर बंद दे देता है मार्केट, तो आप बचिए, 16,250 रख लो, 16,200। बैंक निफ्टी पे अगर आज आप 39,600 के ऊपर, तो एक बार की आपकी नीचे की रिस्क होगी। तो 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे 17,225, 39,600, बस ये 2 ध्यान में रखिए। तो नीचे और ऊपर के दोनों एक एक लेवल ज़्यादा नहीं दिए, ताकि याद रखने में इजी हो। नीचे 16,850, 38,600 में 17, 39, 38,600, 39,600, ये जल्दी याद। हाँ, 100,000 पॉइंट की रेंज आ गई। ठीक है सर, बताएं फिर आज का सेटअप भी। सेटअप ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के है, घरेलू फंड्स हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, और ट्रेंड नेगेटिव। और अच्छा, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो मैनेजमेंट में बड़े बदलाव हुए हैं टीसीएस में, 8:30 बजे हम टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से बात भी करेंगे, बताएंगे कि मैनेजमेंट पे इन बदलाव की वजह क्या है। निफ्टी का 16,925, 17,000 आज पहले सपोर्ट के तौर पर 50 हमारा फेवरेट स्ट्रॉन्ग बाय जोन। 1750 इस रेंज में खुलकर हम देखेंगे ताकत, और 17,200 से लेकर 17,325 की रेंज मुनाफा वसूली करने के लिए परफेक्ट है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स वहां पर शॉर्ट बना सकते हैं। बैंक निफ्टी 50, 49 बहुत नजदीक का है, देखो 50 के आसपास आप बंद, बिल्कुल नजदीक में छोटा सा सपोर्ट जोन पहले निकल कर आया है, और मैंने भी एग्रेसिवली आज दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज मुझे निराश नहीं करेंगे। 38,950, 39,050 सपोर्ट जोन है, 38,450, 38 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, यहाँ पर आए तो करनी ही करनी है। हायर साइड 39,375, 39,550, ये रेंज तो आज हमें टेस्ट करनी ही चाहिए। फिर देखेंगे और ताकत है क्या है, तो हम 39,750 और 39,900 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपके बिल्कुल परफेक्ट जगह होगी। दीप, मूड माहौल तब बदल देना पूरी तरफ से जब 40,000 के पार आगे देखी जाएगी। सर ठीक है। डेटा एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 11% के आसपास है। 15 जून को भी जब निफ्टी ने बॉटम बनाया था तब ये था, तो इससे एक संकेत आप लेना, सिर्फ एक संकेत से बाजार का बॉटम नहीं बनता, बहुत सारे संकेत चाहिए होते हैं। सेंटीमेंट खराब, मूड एकदम बिगड़ा हुआ हो, पोजीशंस एकदम कम लेवल पर हो, लीवरेज पोजीशन कम हो, और साथ ही बड़ी चीज़ है जब बॉटम बनने की कोशिश होती डीप, वो ये कि एक तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, इंट्राडे में भी और ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस पे भी, और नाइट भी, जो कि आपको 3 दिनों से दिख रही है। और दूसरी चीज़, बुरी खबरों के बजाय अच्छी खबरों पर रिएक्शन ज़्यादा आने लगा है। बैंक उड़ रहा है, उस पर जितना रिएक्शन आता है उससे ज़्यादा रिएक्शन बैंक उड़ नहीं रहा, बच रहा है, उस पर रिएक्शन आ रहा है। तो ये सारे संकेत हैं जो बाजार का बेस फॉर्मेशन काम कर रहे हैं। बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बहुत सारे संकेत अभी बनते हुए नजर। एक ये पर निफ्टी पर 0.5 निफ्टी पर बिल्कुल कंफर्टेबल है, और विक्स बदलाव नहीं है किसी तरह का, ये आपके सामने। ओके, मौजूदा पोजीशंस क्या करें? एक ही स्टॉप लॉस 16,850 कल के लो का, जिनको थोड़ा डीप लगाना है 16,750 लगाए, मेरे ख्याल से ये काफी है। और में भी कल के लो का ही 39,600 का इंट्राडे क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। जिनको इंट्राडे छोटा लगाना है वो
तो शॉर्ट वाले का है, ये 38,600 है, 38,600 पर है। जिसको छोटा लगाना है पर 17,225 का स्टॉप लॉस होता है, 10 पॉइंट ऊपर 17,250 का लगा दिया है। ठीक है। और इंट्राडे भी क्लोजिंग भी यही रखिए। अगर इंट्राडे आपको तो कल का हाई पार करे तो 17,075 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अदरवाइज सही 39,600 का बनता है स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग, और जिसको दूर रखना है वो 40,000 का भी रख सकता है, अपनी मर्जी पर है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सारे के सारे आज के लेवल्स। अब जो शुरुआत का एक्शन है, गैप अप दिख रहा है सर, तो आज ओपनिंग पे क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या है? खरीदना है निफ्टी 16,850 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,050, 17,100, 150 तीन छोटे टारगेट हैं, 17,200, 225 दो मीडियम टारगेट, 17,325 का एम्बिशियस बट है जो नहीं आए नया रखने में क्या है। टीसीएस नहीं होता अगर आज गिराने के लिए तो 17,225 तो पक्का दिखता दीप आज। 250 पॉइंट की जगह बन सकती थी आज अगर विदाउट टीसीएस आ जाती ना। बेचने की राय, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही बेचे, नहीं तो ना बेचे। और बेचे तो 17,150, 17,225 की रेंज में बेचे, और स्टिक स्टॉप लॉस 17,325 का होगा। सोच समझ कर बेचें, टीसीएस का माहौल देख ले और बाकी मार्केट का माहौल देखकर फिर ही बेचे। ठीक है। टारगेट 17,100 और 17,050 दो छोटे टारगेट, 17,000, 16,975 दो मीडियम टारगेट और 16,900 वाली। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक तो हमारी जो पसंदीदा जगह है जहाँ पर अगर आया बैंक निफ्टी तो वहाँ खरीदना, ये कल भी दिया था आज भी 38,450, 38,625 आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं सॉरी, आज रेंज हमने थोड़ी ऊपर की है, 38,625, 38,925, 300 पॉइंट की रेंज थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस रेंज में समझिए आप 38,925 पे थोड़ा ले लें और 300 पॉइंट नीचे अगर आता है तो और लें। इस स्ट्रेटजी के साथ दो टुकड़ों में खरीदना है। 38,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेगा 39,050, 39,150, 39,375 और 39,450, ये चार टारगेट हैं। तो कहाँ से आना है, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, फिर दूसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो होगी 38,900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की। इसके नीचे जाए तो छोड़ देना है फिर डे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है। टारगेट 39,375, 39,450 दो छोटे टारगेट हैं, 39,550, 675 और 39,750 तीन मीडियम टारगेट है, 39,825 और 39,900 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीद। क्लियर है? ठीक है, हो गया। बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 39,750 से 39 रनिंग मार्केट में असेस जो बेचना है, क्या करना है, जो भी है इस रेंज में आपको बेचना है और बेचकर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 40,000 का। 40,000 के ऊपर निकलने के बाद आपको एग्जिट कर लेना है और टारगेट जो बनेंगे 39,575 और 450 दो छोटे टारगेट है, 39,375, 39,150 दो मीडियम टारगेट है, 39,50, 38,950 के फाइनल आपको बिकवा ली। जी गॉट इट सर। चलिए, अग्रेसिव ट्रेडर्स आज बैन में कोई बदलाव नहीं, जीएनएफसी बैन में है। फंड्स का डेटा कल क्योंकि मदरसन की ब्लॉक डील भी थी, वीकली एक्सपायरी भी थी, तो कितना इंपॉर्टेंट बनता है सर ये? थोड़ा है, ज़्यादा नहीं। ब्लॉक डील थी 282 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से, थोड़ा आंकड़ा छोटा है। 2,050 करोड़ की लोकल फंड ने खरीदारी की है। एफएनओ के आंकड़े थोड़े ज़्यादा हैं। 1,800 करोड़ के इंडेक्स बेचे और 1,400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हुए एफआईएस की तरफ से। सो थोड़े डेटा अभी तक नेगेटिव साइड पर है। एफएनओ के डेटा कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। 17 हैं कॉल्स में है, 56 लाख शेयर पुट में, तो वही मेक और ब्रेक वाला 17,000 है। बैंक निफ्टी पर 39,000 मेक और ब्रेक वाला लेवल है जहां 23 लाख शेयर पुट में है। ठीक है सर। चलिए, 8:30 भी बज चुके हैं, कुछ ही समय में टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, उस पर हमारी नजर। आइए तब तक बाकी जो स्टॉक्स हैं आज फोकस में वो जान लेते हैं। अरमान, वरुण और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रहे हैं? जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले अगर आप देखेंगे यह बैठक है दो कंपनियों में, एयरपोर्ट्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक है जहाँ पे दूसरे इंटरिम डिविडेंड के लिए विचार करने के लिए बोर्ड बैठक है। सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू जो आज से बंद होने के बाद जो एप्लीकेबल, कैबिनेट की जो मीटिंग है 6:30 बजे शाम को। और ग्लोबल के हिसाब से अगर आप बात करें तो यूरोप का सीपीआई का फरवरी का डेटा आएगा और यूएसए का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फरवरी का डेटा आएगा। खबरों के साथ कहाँ पर करनी? मॉर्निंग डीप तो कर ली, देखेंगे तो नज़र रखेगा क्योंकि मलेशिया की जो पेट्रोनेस है ग्रीन एनर्जी में
6% के आसपास की के लिए 6 आसपास की पेशकश की है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं एनटी रडार पे रहना चाहिए। वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे आके जा रहे हैं, करीब 27.52 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ऑफर जो है वो किया गया है। HAL, BDL, बाकी जो डिफेंस कैटेगरी के स्टॉक्स है वहाँ पे नज़र रखेगा। आर्म फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड कैटेगरी में डिफेंस अधिग्रहण काउंसिल ने 70,000 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स है उसको मंजूरी दे दी है, ऑर्डर्स को मंजूरी दी है। HAL से इंडियन कोस्ट गार्ड को एडवांस हेलीकॉप्टर MK3 जो है वो मिलेगा और नौसेना के लिए करीब 56। हिंदुस्तान जिंक 21 मार्च को बोर्ड की बैठक है, इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। अगर तो 29 मार्च जो है वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। वोल्टा इस कंपनी के ऑर्डर जो है, वर्क ऑर्डर जो है वो मिले हैं FY22 के लिए इलेक्ट्रिकल पावर बिजनेस से जुड़ा ये ऑर्डर जो है वो मिला है। और RVNL करीब 100 है जिसके लिए कंपनी जो है L1 बिडर घोषित हुई है, यानी कि ऑर्डर ऑलमोस्ट इनको मिल गया है, तो उसके चलते भी यहाँ पे नजर रखिएगा। ओके, अरमान बताएं और कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? जी, रेस्टोरेंट ब्रांड्स रिपोर्ट्स है कि कंपनी एवरस्टोन कैपिटल जो है वो एवरस्टोन कैपिटल कंपनी में पूरी जो अपनी 40.9% की जो हिस्सेदारी है अटलांटिक बातचीत जारी है। ग्लेनमार्क यहाँ पे इनकी सब्सिडरी को GRC 54276 के लिए IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो है उसके आवेदन को US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी। अगर आप देखें इसका एडवांस सॉलिड ट्यूमर उसके रोगी के उपचार के लिए इसका जो पहला ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी है उसकी मंजूरी जो है इनको मिलती हुई दिखी है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि IPRS जो कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी ने दावों और विवादों का निपटान किया है। IPRS के जो संबंधी वहाँ आवेदन है जो उन्होंने वापस ले लिया दिवालिया संबंधित। और यहाँ पर कंपनी की सफाई भी आती हुई दिखी है क्योंकि रिपोर्ट अगर आप देखेंगे कल जो खबरें थी कि जिसमें लगभग 1 करोड़ का जो है वो इंडसइंड बैंक को जो है कर्ज जो है वो पे कर सकते हैं, उसको उन्होंने बताया ये स्पेकुलेटिव है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर भी देखेंगे निवेश कर सकते हैं के लिए जो प्रमोटर्स का निवेश करेंगे। साथ साथ अपडेट ये भी आया है कि केयर ने बैंक जो कंपनी की रेटिंग है वहां पर आउटलुक जो है वो बढ़ाया है। आउटलुक जो पहले स्टेबल था उसको बदलकर अब पॉजिटिव कर दिया गया है। और अंत में जहां पर आपको दिखा था पहले आई थी बायबैक की खबर, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे नई चीज ये आती हुई थी कि जो रिकॉर्ड डेट है वो दिखी। तो ये कुछ और बताएं। सेल पूरे 1 रुपये प्रति शेयर के का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट जो है 24 मार्च को है, लेकिन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ने 21 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान, रिकॉर्ड वो भी 24 मार्च। स्टॉक पे नजर रखेगा। अगर आपको पता है संवर्धन मदरसन में प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है 39% के आसपास का। सोसाइटी जनरल का नाम आ रहा है, 0.28 शेयर्स खरीदे हैं और कॉप्टल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट ने करीब 4.43 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 70 रुपये के भाव पे, तो 680 करोड़ के आसपास की खरीदारी तो इन्होंने की है। और आखिरी में ट्रांसपोर्ट कॉर्प, कल ऑलमोस्ट बाजार बंद होने के समय ये खबर आई थी करीब 3:30 के आसपास ही कि HDFC म्यूचुअल फंड ने 15.78 लाख शेयर जो है यानी करीब 2% के आसपास का अधिग्रहण इस कंपनी में किया है। 14 मार्च को हिस्सेदारी जो है 5.66% से बढ़ के अब 7.7% के आसपास आ चुकी है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर भी है। TCI इस पर रखें नजर। कई रिपोर्ट है, जानते हैं इनके बारे में। आर आज तो IT ही फ्रंट एंड सेंटर है, तो आशीष टी पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बताएं। पांचों सबसे ज्यादा रडार पर रहेगा। यहाँ पर CLSE की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3001 और ये मान रहे कि जो अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ मैनेजमेंट में, हालांकि जो ट्रांजिशन आगे जाकर होगा तो काफी स्मूथ होगा के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो भरोसा पूरी बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली भी बोल रहे हैं कि इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने। 3350 रुपए की लक्ष्य लिए। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 3000 रुपए का लक्ष्य दिया। सिटी बिकवाली के नोमिरा ने रेटिंग दी 2850, लेकिन सभी मान रहे कि जो ट्रांजिशन है काफी स्मूथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो LTM पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले इक्वल वेट की राय दिया करते थे, अब ओवरवेट की रेटिंग है और लक्ष्य में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी की है। 4600 से सीधे बढ़ाकर 5600 की बढ़ोतरी की है। 4053 की कल की क्लोजिंग है। वही मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो साइंट पर भी डबल अपग्रेड आ गया, अंडरवेट से सीधे ओवरवेट की
लक्ष्य 730 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। हालांकि क्लोजिंग जो है कल की 946 यहाँ पर किराए पहले दिया करते थे, अब इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य आप देखिए थोड़ा सा काटा है 2250 2100 रुपए कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1905 रुपए पर। इन्फोसिस पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1670 से घट 1625 1404 की क्लोजिंग है। टेक महिंद्रा पर भी जहां पर ओवरवेट की रेटिंग थी पहले, अब इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1100 दिया है, 1118 लगभग ऑलमोस्ट उसी के आसपास का जो क्लोजिंग देखने को मिली है। HCL टेक पर ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 1180 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। विप्रो पर टारगेट 375 और टाटा एलेक्सा यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 800 से घटाकर 5610 कर दिया है, 1115 की क्लोजिंग है। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु बहुत सारी हैं आज। देखिए ICICI प्रू यहाँ पर 660 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 630। ग्रोथ को लेकर VNB मार्जिन, AP ग्रोथ को लेकर कमेंट्री काफी। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए ओवरवेट की करार रखा है, 462 की क्लोजिंग है, ऊंचा टारगेट दे रहे हैं 710 रुपए का। NTPC आज खबरों में भी रहेगा। यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है 202 का टारगेट, जेफरीज दे रहे हैं खरीदारी का टारगेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जेफरीज की उठाइए, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, स्टॉक 226 पर आ गया, अब इनका पूरे 31 और मान रहे कि 18% का नवंबर के बाद को मिला है और इलेक्शन के बाद जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं वैल्यूएशन की, इसके करीबी स्टॉक आ चुका है। भारत फोर्स पर भी नजर रखेगी, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार 1068 रुपए के लक्ष्य के लिए। DLF खबरों में ओवरवेट को बरकरार रखा है, 417 रुपए के क्लोजिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा ओवरवेट की रेटिंग 20 का टारगेट और अंत में रिपोर्ट आई है इन्फो एज पर, जहां पर नमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 4940 का लक्ष्य दे रहे हैं, 3426 की क्लोजिंग है। 1500 रुपये ऊपर का टारगेट इन्फो एज पे, क्या बात, वेरी गुड। नमिरा मजबूत आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में TCS के टॉप में कर पाएंगे, मीडिया ब्रीफिंग जो होने जा रही है उन पर हम आपको करवाएंगे उनसे मुलाकात। आइए तब तक एक बार स्वागत किया जाए हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। वक्त है पिक ऑफ द डे। बंसल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पिक ऑफ द डे है ग्लेनमार्क। मैंने दो तीन दिन पहले भी दिया था, टेक्निकल काफी अच्छा लगता है। तो 421 का स्टॉप लॉस लगा और 448 रुपए के लक्ष्य। ग्लेनमार्क फार्मा पिक ऑफ द डे। ग्लेनमार्क फार्मा में करें खरीदारी, ये राय बंसल जी की तरफ से। सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, दीपांशु अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है कैश मार्केट का एक शेयर। आप देखें अनिल जी तो लगातार ये बाजार और कल के ट्रेड में हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। जा सकता है तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 2100 आसपास स्टॉप लॉस रखना है, 2300 और 2350 टारगेट्स हैं जिनके लिए थर्मेक्स में मेरी खरीदारी की राय है। कि थर्मेक्स से वो स्टॉक जहां पर करें आप खरीदारी। सुबह जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, जो स्टॉक आज अच्छा मूव कर सकता है वो अंबुजा सीमेंट के अंदर है कि कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था और ये कंटिन्यू रहना चाहिए और स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। टारगेट देखने को मिल सकते हैं 390 रुपए से लेके नीचे में सपोर्ट है 365 के पास है, तो 365 के स्टॉप लॉस 390 से 400 रुपए तक। ओके, ये है आपके लिए अंबुजा पर राय। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, एक काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा यार, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद अच्छी एलिवेटेड मूव के सत्र में भी नजर आई थी। मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस फॉलो थ्रू मूवमेंट होनी पॉजिटिव साइड। सो 1650 के टारगेट के लिए अभी ओके, ये है आपके लिए। आइए राजेश गोपीनाथन साहब TCS के MD ने इस्तीफा दिया है कल, वो बात कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर में आपको हम कृतिवासन साहब को भी सुनाएंगे जो नए बनने जा रहे हैं CEO। आइए पहले सुनते हैं क्या कहना है TCS के टॉप मैनेजमेंट का। Very strong. First, about the past with 15%, and then over the last
9 months also, we have still grown at 14.8%, and crossed loans. We crossed 7 billion, and we are now at a run rate of 28 billion. So when you look forward, I don't think there is going to be another period where there will be significantly difference in that stability for it to be. So it goes back to that question that you asked it, why now? And I asked myself, if not now, will there be a better time? And the fact was, I could think that something better, and therefore it made most logical sense. Chandra, what was his first reaction, and how did it go through, and what is next for Rajesh Gopinathan now? Everything is about that. So I'm blending two questions into one. Yeah, in terms of, I've been having discussions with Chandra off and on, and of course, when there is an immediate problem, we always focus on that. In moments of retrospect, that at some point I want to do it, and so that's been an ongoing dialogue. Immediate one was, of course, that as I said, and I think this is probably that get up and then you say that okay, we have about it and spoken about it long enough to pull the trigger, as it were. So that happened just a week or so ago, but it's a conversation that has been ongoing. What next is first happen smoothly, and with Kriti being there, I don't think that is a challenge at all. But I owe it to all our customers, all our colleagues, our employees, and all stakeholders to make sure that I am there for whatever time that Kriti needs. And if nothing, it might be even symbolic. But I definitely have no plans to skimp on that, and will be available to Kriti 100%, not just during this transition period, at any point in time in future. After that, I want to take some downtime and spend some time with family, sit back and then think, many ideas are there. But now that the trigger has been pulled, I need to start crystallizing what those are. And it would not have been appropriate for me to go down that path while I was doing something as important as this, and which required more than 100% of my attention all the time. So that's the plan. So probably we will get to catch up and have that cup of coffee that we have been always talking about. And I am looking forward to some downtime. Thank you, Nikunj. Thank you, Rajesh. Reema Tendulkar from CNBC. Reema, you can try to switch on your video and audio and join, please. Gentlemen, I'm asking these questions, Rajesh. I'm truly going to be missing all our conversations every quarter talking about the numbers. I've got a very heavy heart as well. But Rajesh, my first question is, when you chatted with Chandra about succession plans at TCS, who next, what were the thoughts, what were the conversations like? I know TCS, but could you help us, talk about what led you all to narrow in on Kriti as, the next CEO? What were the qualities? Why did you select Kriti? Number one. And second, in the next 6 months, what are the steps you will be making sure to ensure that the transition is smooth? And Kriti, my question is, what would be your top 5 priorities now for the next 5 years? Will reversing TCS's underperformance versus Infosys be a priority? Will you be looking to change the margin guidance? Any big strategic changes? Any big changes in the organization that you would like to effect? Thank you. तो टीसीएस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हुई थोड़ी देर में हम आपको फिर ले चलेंगे वहाँ पर। फिलहाल जो राजेश गोपीनाथन साहब ने हमने एकदम सही वक्त पर एंट्री और एग्जिट किए। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आगे क्या करने वाले हैं ये अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। बोले ये ऐसा काम था जो फुल टाइम जॉब है, इसे छोड़ने के बाद मैं थोड़े दिन अपने परिवार के साथ वक्त बिताऊँगा, समय लूँगा और उसके बाद डिसाइड करूँगा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पर इस लेवल पर लोग जब भी कोई भी प्लान करते तो आई एम श्योर आगे की प्लानिंग उनके ध्यान में होती है, या तो वो जाहिर सी बातें बताना नहीं चाहते होंगे इस वक्त, या फिर या फिर इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या करने वाले इसका अंदाज़ा अभी तक लग नहीं पा रहा है। लेकिन चलिए, नया मैनेजमेंट कृति वासन साहब के तौर पर आइए और नए एक्सपर्ट के तौर पर सिद्धार्थ सेरानी साहब आ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लिया जाए। उससे पहले सचिन जी ने आपको पीवीआर खरीदने की दी है राय, और आइए सिद्धार्थ जी को भी करते हैं स्वागत। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को।
अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से मैंने देश की प्रॉक्सी स्टोरी खरीदी है, वो है एलएनटी। एलएनटी पे खरीदारी की राय है। प्रॉक्सी टू इकोनॉमी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहे उसमें लीडर। मुझे लगता है कि नतीजे भी बहुत दमदार रहे, आने वाले समय में भी अच्छे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एलएनटी जो इंफ्रा का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, 2200 के टारगेट के लिए जरूर खरीद सकते हैं। पोजिशनल अगर टारगेट रखे तो 2280 भी आ सकते हैं एलएनटी पे। ओके, 2280 के आइए सीधे चलते हैं टीसीएस की कॉन्फ्रेंस में। Swati Khandelwal from Z Business. Swati, you can take your questions and switch on your video. My gentlemen, and of course it's a mixed day, as you said. We have Rajesh going and we have Kirti coming in. So welcome, Kirti. Thank you. And good luck, Rajesh. But very quickly, Rajesh, the number of years that you said you spent at TCS, and especially in the last 5 years, from where you've got the company, and you know you've talked about the road ahead. But one moment or when you look back, what is the one big achievement that you think you are taking with you and you're very proud of? If you can tell us that. And of course, people have already asked you what next for you, which is still under wraps, so we will have to wait for it. But your biggest achievement, biggest takeaway as you will move on from here. And I ask Kirti once I have your answer. Swati, actually, I was smiling as I was listening to you. You know, I never wrote my resume after campus. And on campus, batchmates will know that we used to have a repository. One instance of leadership skills that you showed, one great learning that you had, one failure that you had. I have had no practice in doing that for the last 28 years. Haven't thought about it. Let me say that TCS has been integral to who I am. The group has been integral to who I am. I had never any second thoughts throughout my entire period, and looking back also, I would not have done anything differently. And as I said, irrespective of what I do, where throughout my life, TCS will be a very integral part of who I am. And I do hope that in my own way, I have contributed to TCS, so that I will also be an integral part of TCS, irrespective of all the great heights that TCS will go to and will continue to soar. And so that is something is my biggest pride and biggest happiness, that you know, we have been together, we have built something of lasting value that we believe in. We have strongly stood together. We have not followed the herd. We are leaders. And most importantly, we are friends, and we work together to do something that we are all proud of. So that's my greatest experience. Okay, sure. Kirti, quickly to know, as you take on the baton, what is it that you will be focusing on? What are your top priorities, if I were to ask you? And how are you looking to beat the challenges that the IT sector is now, you know, getting to see? And it seems that there will be a challenging road ahead. Swati, first of all, like Rajesh was trying to explain on the process on which I was chosen, I want to at this time thank the board and Chandra, our chairman Chandra as well, for giving me this opportunity. From coming to this, what is going to be my strategy? Like Rajesh explained that he didn't have a rebuild, do his CV again. Neither did I. Right, all of us joined this organization so many years ago, and we have continued. We have enjoyed every moment. For me, it's about almost 35 years. We have enjoyed every moment in this organization, and so it's a continuum. It's not that as every CEO changes, we come up with a new strategy or new set of priorities. As I mentioned before, we have a core set of beliefs and values. Okay, focusing on employees, focusing on our customers is the most important engine that drives our growth. And so we always try to be close to our customers. And as the market changes, we recalibrate what we want to do, where we want to focus on. And I'm sure along with Rajesh in the next 6 months, we'll rework on what we have to do. But again, you mentioned about this macroeconomic situation. Our belief is
every time there is a change in the market actually gives new opportunities, and just because we have a macroeconomic situation doesn't mean the customers are done with all the digital transformation and they have to stop doing any transformation. If at all there is actually more need to continue, and maybe for a quarter or two this disturbance will remain. But growth has to come back. Our customers have to transform and leverage all the digital technologies available with them. So we'll continue to focus on transforming our customers, bringing technology to the center of their business. So in my short answer, we will not make any change. We will continue to focus on core principles and fine tune as we go along. तो ये थे टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट के साथ मुलाकात और यहाँ पर सवालों के जवाब देते हुए